गहरी रात, एक पति ने अपनी ही पत्नी को जमीन में जिंदा दफना दिया। चारों तरफ सन्नाटा, कब्र के अंदर बस एक तावीज और उसकी आखिरी सांसें। बीवी की भलाई की चाह में एक पति कैसे बन गया कत्ल का मुलजिम? क्या यह प्यार था या अंधविश्वास का खतरनाक अंजाम? देखिए ये वीडियो, क्योंकि हकीकत सिनेमा से भी ज्यादा डरावनी है। सम्मानित मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान हुसैन है। मेरा घर नोआखाली में है। मित्रों, आज मैं आप सबके साथ अपने जीवन की कहानी साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अपने परिवार का परिचय दे दूं। हमारे परिवार में मैं, मेरे पिता, माँ, दादी और मेरी 4 बड़ी बहनें थीं। यानी हम कुल 5 भाई बहन थे, 4 बहनें और 1 भाई। हमारा परिवार नोआखाली शहर से बहुत दूर हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में रहता था, जो एक द्वीप जैसे इलाके में बसा था। हम एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार थे। मेरे पिता किसान थे। बचपन से ही मैंने देखा कि पिता खेती बाड़ी करके ही हमारा पालन पोषण करते थे। हमारे पास थोड़ी बहुत जमीन थी। मेरे माता पिता दोनों ही गंभीर स्वभाव के थे। रंग सांवला था और मैं भी वैसा ही था। मेरी शक्ल सूरत भी कोई खास नहीं थी। समय के साथ मेरी बड़ी बहनें बड़ी हो गईं और उनकी शादी की उम्र आ गई। लेकिन हमारे परिवार में कमाने वाले सिर्फ मेरे पिता थे। पूरे घर का खर्च उन्हीं की कमाई से चलता था। जब बड़ी बहन की शादी का समय आया तो पिता के पास शादी कराने लायक पैसे नहीं थे। मजबूर होकर उन्होंने कर्ज लिया और धीरे धीरे भारी कर्ज के बोझ तले दब गए। बाद में हमें अपनी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी। इसके बाद पिता के पास खेती के लिए भी ज्यादा जमीन नहीं बची। 1 साल बाद दूसरी बहन की शादी का समय आया। तब भी वही हाल, कमी और चिंता। आप सोच रहे होंगे कि शादी में इतनी दिक्कत क्यों आती थी? क्योंकि हमारे इलाके में बेटियों की शादी में दहेज देना लगभग अनिवार्य था। कोई खुलेआम मांगता था तो कोई छिपकर इशारों में। बहुत लोग कहते थे कि शादी के समय दहेज की कोई बात नहीं होती, लेकिन शादी के बाद लड़की पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना शुरू हो जाती थी। यानी परोक्ष रूप से दहेज का दबाव बनाया जाता था। हमारे गांव में यही रिवाज बन गया था। शादी के बाद बहुओं को तरह तरह से परेशान किया जाता था। बिना वजह मारना, पीटना, डांटना, अपमानजनक बातें कहना, ये सब दहेज न मिलने की वजह से होता था। नतीजा ये होता कि बेटी के पिता, जैसे मेरे पिता, मजबूर हो जाते कि बेटी को ससुराल में शांति से रखने के लिए तरह तरह का सामान भेजें। कभी मोटरसाइकिल, कभी अलमारी या चौकी, तो कभी और फर्नीचर। ऐसी चीजें भेजनी पड़ती थीं। मेरी बड़ी बहन की शादी में भी यही हुआ। पिता को मोटरसाइकिल देनी पड़ी। फिर दूसरी बहन की शादी में घर भर फर्नीचर भेजना पड़ा। इस तरह चारों बहनों की शादियों में पिता ने लगभग अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। एक समय ऐसा आया कि हमारे पास लगभग कुछ भी नहीं बचा। हमारे पास थोड़ी बहुत जमीन थी और उसी जमीन पर खेती करके साल भर का खाने का खर्च निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। चारों बहनों की शादी करते करते मेरे पिता इतने कंगाल हो गए कि मेरी पढ़ाई के लिए उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा। वो पूरी तरह असहाय हो गए थे। जब मैं पिता के चेहरे की ओर देखता तो दिल टूट जाता। अपनी बेबसी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। तभी मैंने समझा कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। चूंकि पिता मेरी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे, इसलिए मैं भी पढ़ाई जारी नहीं रख सका। मजबूर होकर मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और काम की तलाश शुरू करनी पड़ी। लेकिन चूंकि मैंने सिर्फ 6ठी कक्षा तक ही पढ़ाई की थी, इसलिए कोई भी मुझे नौकरी नहीं देना चाहता था। इसी बीच हमारे गांव में कुछ लोगों ने मिलकर डीप ट्यूबवेल लगाने का काम शुरू किया। डीप ट्यूबवेल का काम करने के लिए कई लोगों की जरूरत होती थी। कोई मिट्टी खोदता, कोई पाइप खींचता। मैं भी उनके साथ जाने लगा। हालांकि मेरी उम्र छोटी थी। मैं कभी मिट्टी खोदता, कभी पाइपलाइन खींचने में मदद करता और जो भी छोटे मोटे काम होते वे कर देता। धीरे धीरे टीम के लोग मुझे पसंद करने लगे। खासकर टीम का मुखिया मुझे बहुत स्नेह देने लगा, क्योंकि मैं बहुत लगन से काम करता था। जब वे लोग खाना खाते तो मैं खाने की जगह साफ रखता, खाना सही तरीके से परोसता और उनके साथ अच्छा व्यवहार करता। मेरे व्यवहार और काम के प्रति लगन देखकर टीम के मुखिया ने मुझे अपनी स्थायी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद मैं उनके साथ नियमित काम करने लगा। अलग अलग जगहों पर जाता और सीखने की कोशिश करता। इस तरह काम करते करते लगभग 6 साल बीत गए।
इन 6 सालों में मैं खुद भी डीप ट्यूबवेल लगाने के काम में काफी निपुण हो गया। उस समय तक मैं इतना अनुभवी हो गया था कि समझ जाता था कहाँ गड्ढा करने पर अच्छा पानी मिलेगा। मिट्टी का रंग, उसकी बनावट और स्पर्श से ही अंदाजा लगा लेता था कि नीचे पानी की परत कैसी है। काम करते करते मेरे हाथ बहुत पक्के हो गए थे। कुछ समय बाद मैंने खुद की एक टीम बना ली। अलग अलग जगहों से कुशल लोगों को काम पर रखकर डीप ट्यूबवेल लगाने का काम शुरू किया। मैं बहुत ही सटीक तरीके से काम करता था और मेरे लगाए ट्यूबवेल का पानी इतना साफ और स्वादिष्ट होता कि दूर दराज के लोग भी मुझे एडवांस पैसे देकर ट्यूबवेल लगाने के लिए बुलाते थे। सरकारी तौर पर भी मुझे कई गांव में ट्यूबवेल लगाने के लिए बुलाया जाने लगा। ऐसा ही एक दिन मुझे रूपगंज नामक गांव में ट्यूबवेल लगाने का काम मिला। उस समय शुक्रवार की सुबह थी। मैं अपनी टीम लेकर वहां पहुंच गया। रूपगंज गांव पहुंचकर मैंने देखा कि वो परिवार बहुत ही धार्मिक है। मैंने कई घरों में ट्यूबवेल लगाए थे, लेकिन कहीं भी मैंने सुबह सुबह कुरान की तिलावत नहीं सुनी थी। ज्यादातर घरों में सुबह गाने बजते थे, लेकिन इस घर में देखा कि एक महिला ध्यानपूर्वक कुरान की तिलावत कर रही है। घर का माहौल भी पूरी तरह इस्लामिक लग रहा था। मैंने वहां ट्यूबवेल लगाया। जब नमाज का समय हुआ तो हम सब मिलकर मस्जिद गए। नमाज खत्म करके मैं थोड़ा पहले ही लौट आया, क्योंकि मैं टीम का मुखिया था और काम की देखरेख करनी थी। लौटकर देखा कि उस घर की एक लड़की, जिसका नाम सबरीना था, हमारे लिए कई तरह के खाने लेकर आई है। हम आमतौर पर दोपहर में बाहर नहीं खाते थे, अपना खाना साथ ही लाते थे। मैंने लड़की से कहा, हम अपना खाना लाए हैं, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी उसने कहा, यह तो हमारी तरफ से बस एक छोटा सा इंतजाम है। हमने अपना खाना और उनके लाए हुए खाने को मिलाकर सब मिलकर पेट भरकर खाया। उनकी मेहमान नवाजी हमें बहुत अच्छी लगी। खाना खाने के बाद मैं फिर काम में लग गया। डीप ट्यूबवेल लगाने का काम शुरू किया। क्योंकि मैं टीम का मुखिया था, इसलिए सबको निर्देश दे रहा था, ये ऐसे करो, वो ऐसे करो, और खुद नजर रख रहा था कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। इसी तरह निर्देश देते देते अचानक मेरी नजर खिड़की की तरफ पड़ी। देखा कि सबरीना, वही लड़की, मुझ पर एकटक नजरें गड़ाए हुए है। उसकी आंखों में एक अजीब सी ममता भरी दृष्टि थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो और साथ ही कुछ छिपा भी रही हो। लड़की की उम्र लगभग 17 या 18 साल रही होगी, बिल्कुल ताजा, खिली खिली। उसकी वो अपलक दृष्टि देखकर मेरी भीतर एक अजीब सी घबराहट और झिझक पैदा हुई। मैंने सोचा, ये ऐसे क्यों देख रही है मेरी तरफ? लेकिन वो पलक भी नहीं झपका रही थी। उस समय मोबाइल फोन तो थे, लेकिन आज की तरह हर किसी के हाथ में नहीं। साल शायद 2007 या 2008 रहा होगा। मेरे पास फोन था, क्योंकि मुझे अपनी टीम के काम के लिए अलग अलग जगह संपर्क रखना पड़ता था और उस समय मेरी आमदनी भी ठीक ठाक थी, इसलिए मैं एक मोबाइल फोन रखता था। तब मैंने सबरीना से आंखों के इशारे से पूछा, तुम्हारे पास मोबाइल है? उसने इशारे से बताया कि घर की किसी महिला, शायद उसकी काकी के पास फोन है। मैंने भी इशारे में ही कहा, नंबर दो। कुछ देर बाद उसने एक छोटे बच्चे के हाथ से वो नंबर भिजवा दिया। उधर हमारा काम भी पूरा हो गया, ट्यूबवेल लग गया। हम अपने गांव वापस लौट आए। घर आकर मैं बार बार उस नंबर को देखने लगा। 018 से शुरू होने वाला एक एक्टेल नंबर। आजकल वो नेटवर्क रूबी हो चुका है, लेकिन तब एक्टेल ही था। मैं बार बार उस नंबर को अपने फोन में टाइप करता, फिर डिलीट कर देता। सोचता कॉल करूं या ना करूं। तब मेरा फोन पुराना मॉडल था, शायद 3310, जिसमें रिंगटोन बस टिंग टिंग करती थी। इस तरह कई दिन गुजर गए। मैं बस सोचता ही रह गया, लेकिन कभी हिम्मत करके कॉल नहीं कर पाया। मैं डर की वजह से उस नंबर पर कभी कॉल नहीं कर पाया। मन में लगता था, अगर किसी तरह फोन कर भी दूं और लड़की की चाची ने फोन उठा लिया या किसी तरह पता चल गया तो बहुत बदनामी हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि हम यहाँ ट्यूबवेल लगाने नहीं, बल्कि इश्क करने या किसी का नंबर लेने आए थे। इसी डर में कई दिन बीत गए। मैंने उस नंबर पर कभी कॉल नहीं किया। 2 दिन बाद मैं एक और जगह ट्यूबवेल लगाने के काम पर गया। उस समय भी सबरीना का दिया हुआ नंबर लिखा कागज मेरे जेब में था, लेकिन भीषण गर्मी और पसीने की वजह से वो कागज पूरा भीग गया और फट फट कर नष्ट हो गया। नंबर धुंधला हो गया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नतीजा ये हुआ कि मैं उस नंबर पर कभी कॉल नहीं कर सका। कागज पूरी तरह नष्ट हो गया और नंबर भी हमेशा के लिए खो गया। मैं बस अफसोस करता रह गया, लेकिन अब कुछ करने को नहीं था। इस तरह करीब 1.5 महीने गुजर गए। फिर एक दिन अचानक मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन कॉल रिसीव कर लिया। उधर से एक लड़की की आवाज आई, मैं सबरीना बोल रही हूं।
मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मुझे याद ही नहीं था कि उस लड़की का नाम सबरीना था। मैंने कहा, मैं तो सबरीना नाम की किसी को नहीं जानता, आप किसे ढूंढ रही हैं? उसने कहा, आप तो डीप ट्यूबवेल लगाते हैं, आपका नाम रायहान है ना? मैंने कहा, हाँ मेरा नाम रायहान है। वो बोली, रायहान भैया, हम एक ट्यूबवेल लगवाना चाहते हैं, आपसे थोड़ी बात करनी थी। मैंने कहा, ठीक है, कहाँ आना होगा? उसने मुझे एक जगह का पता दिया। मैं उस पते के अनुसार निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा इलाका सुनसान था, आसपास कोई घर बार नहीं, एकदम शांत और वीरान माहौल। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परित्यक्त इलाका हो। मैंने सोचा, शायद यहाँ आगे चलकर ये लोग घर बनाएंगे। बहुत लोग पहले से ट्यूबवेल लगवा लेते हैं, फिर मकान बनाते हैं। यही सोचकर मैं आगे बढ़ गया। मैं वहां जाकर उस जगह खड़ा हो गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद देखा कि एक लड़की बुर्का पहनकर धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही है। अल्लाह को गवाह मानकर कहता हूं, तब भी मुझे जरा भी याद नहीं था कि यही वो लड़की है जिसने मुझे फोन नंबर दिया था, जिसका नाम था सबरीना। मैं सब भूल चुका था, क्योंकि मैं रोज कहीं ना कहीं काम करता था, बीच बीच में थोड़ी शरारतें भी करता था, तो हर चीज याद नहीं रहती थी। लड़की पास आकर बोली, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा, वालेकुम अस्सलाम। फिर मैंने पूछा, आप जो ट्यूबवेल लगवाना चाहती हैं वो कहाँ लगवाना है? वो फिर नकाब के पीछे से हल्का सा मुस्कुरा रही थी। मैं उसकी हंसी की आवाज सुन पा रहा था। मैं हैरान होकर बोला, आप हंस क्यों रही हैं? चाची ने कुछ कहा क्या? वो बोली, आप मुझे चाची मत कहिए। फिर उसने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा, नहीं मैं नहीं पहचान पाया। वो बोली, मेरा नाम सबरीना है। मैंने कहा, आपने तो फोन पर भी कहा था कि आपका नाम सबरीना है। वो बोली, आपको याद है 1.5-2 महीने पहले आपने एक घर में डीप ट्यूबवेल लगाया था? उसी घर की खिड़की के पास खड़ी एक लड़की ने आपको फोन नंबर दिया था। तभी अचानक मेरी याददाश्त जागी। हाँ अब याद आया, यही वो लड़की है जिसने मुझे फोन नंबर दिया था। मैंने कहा, हाँ अब याद आ गया। वो थोड़े गुस्से और मान मुनवार भरे स्वर में बोली, आप कैसे इंसान हैं? आपने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। मैं रोज अपनी काकी से पूछती थी कि आपके फोन पर कोई कॉल आया, किसी ने फोन किया? काकी कहती, नहीं मेरे फोन पर तो किसी ने कॉल नहीं किया। सबरीना बोली, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया और आप एक बार भी कॉल नहीं की। मैंने कहा, अरे पगली, मैं तो कॉल करता, लेकिन नंबर वाला कागज गीला होकर खराब हो गया। मैंने उसे शर्ट की जेब में रखा था, काम करते करते पसीने से भीग गया और नंबर पूरी तरह मिट गया, इसलिए लाख कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं कर पाया। वो बोली, मैंने तो बहुत मेहनत करके लोगों से इधर उधर पूछ कर आपका नंबर निकाला। जब आखिरकार नंबर मिला तो लगा सारी मेहनत सफल हो गई। मैंने कहा, धन्यवाद तुम्हें। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी, चारों तरफ खेत खलिहान, और हम दोनों बीच में बैठकर बातें करने लगे। बहुत सारी बातें हुई, खूब हंसी मजाक चला। हमारे बीच धीरे धीरे एक मीठा सा एहसास पनपने लगा। इसी तरह बातें करते करते शाम हो गई। फिर मैंने उसे अलविदा कहा और वहां से वापस चला आया। उसके बाद से वो लड़की अक्सर अपने काकी के नंबर से मुझे कॉल करने लगी। मैं भी उससे बातें करता था। इस तरह बातें करते करते हम दोनों के बीच एक तरह का प्यार का रिश्ता बन गया। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे। उससे बात करने के बाद मेरा मन पूरी तरह शांत हो जाता था। हमारी बहुत ज्यादा मुलाकातें नहीं होती थीं, क्योंकि मैं हमेशा काम में व्यस्त रहता था, समय भी कम मिलता था, इसलिए ना तो अक्सर मुलाकात होती थी, ना ही लंबी बातें। लेकिन हमारा प्यार बहुत गहरा था। हम एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। दिन इसी तरह बीत रहे थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके। धीरे धीरे मेरे मन में ख्याल आने लगा। मेरी सभी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी और मेरी दादी का भी इंतकाल हो गया था। घर में सिर्फ अब्बा और अम्मा थे। तब मैंने सोचा, अम्मी की उम्र भी बढ़ रही है, क्यों न मैं भी शादी कर ही लूं। और चूंकि मुझे वो लड़की पसंद भी है, तो घर में अगर एक बीवी हो तो अच्छा ही लगेगा। मेरे साथ काम करने वाले ज्यादातर लोग शादी कर चुके थे। सब कहते थे, भाई काम करके जब घर जाते हैं और बीवी पीठ दबा देती है, हाथ पांव दबा देती है, सिर की मालिश कर देती है, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। ये सब सुन सुनकर मेरे दिल में भी एक इच्छा जागी, काश मेरी भी कोई बीवी होती, मेरा भी सिर दबाती, हाथ पांव दबाती और मेरा ख्याल रखती। इन्हीं ख्यालों में एक दिन मैंने अपनी अम्मी से कहा,
अम्मी आप तो अकेले ही सारा काम करती रहती हैं। डॉक्टर ने आपको काम करने से मना किया है, फिर भी आप करती हैं। क्या आप मेरी शादी नहीं करवाएंगी? मेरे लिए कोई प्लान नहीं है? अम्मी मुस्कुराकर बोली, मेरा इतना सुंदर बेटा भले ही थोड़ा सांवला है, इसके लिए तो एक सुंदर लड़की चाहिए, लेकिन इतनी सुंदर लड़की मुझे कहां मिलेगी? मैंने कहा, मेरी शादी करवाने के लिए सुंदर लड़की क्यों चाहिए? अम्मी हंसकर बोली, अरे पगले, काले लड़कों की शादी तो सुंदर लड़कियों से ही करनी पड़ती है, और सुंदर लड़कियों की शादी काले लड़कों से होनी चाहिए, तभी तो बच्चों के रंग में बैलेंस होगा। फिर हंसते हुए बोली, तू तो सांवला है, अगर तेरी बीवी भी काली हुई तो बच्चा तो पूरा नीग्रो होगा। इतना काला बच्चा हुआ तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए शादी तो सुंदर लड़की से ही करनी पड़ेगी। अम्मी ये सब बातें मुझसे मजाक में कर रही थी। मैंने तब अम्मी से कहा, माँ ये शरारतें छोड़ो, अब मेरे लिए लड़की ढूंढो, मैं शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद अम्मी अलग अलग जगहों पर लड़की ढूंढने लगी। आज किसी एक लड़की की बात कहती तो अगले दिन दूसरी लड़की की। ऐसे ही चलते चलते एक दिन मैंने अम्मी से कहा, माँ मैंने एक लड़की पसंद की है, आप जरा देखिए तो कैसी है। अम्मी बोली, कहाँ की लड़की है? मैंने कहा, रूपगंज की। रूपगंज का नाम सुनकर अम्मी हैरान होकर बोली, इतनी दूर की लड़की से शादी करेगा? मैंने कहा, क्यों नहीं, लड़की देखने सुनने में अच्छी है। अम्मी बोली, लड़की के पिता का नाम तो बता। तब मैंने लड़की के पिता का नाम, माँ का नाम, सब कुछ कागज पर लिखकर अम्मी को दे दिया। उस दिन ही अम्मी ने मेरी बड़ी बहन को खबर दी। बड़ी बहन भी आ गई। रात को अम्मी ने मुझसे कहा, तेरी बड़ी आपा आ रही है, मैं और रेहाना यानी मेरी बड़ी बहन कल सुबह लड़की देखने जाएंगे, तू हमारे लिए एक रिक्शा भेज देना और कुछ पैसे भी दे देना। मैंने कहा, ठीक है। सुबह मैं बाहर निकल पड़ा। अम्मी ने कहा, आज हम जा रहे हैं, ठीक है? मैंने कहा, हाँ, मैं रिक्शा भेज दूंगा और तुम्हारे लिए मिठाई भी ले आऊंगा, चिंता मत करो। मैं रिक्शा वाले को लेकर बाजार गया, मिठाई खरीदी और उसके हाथ में देकर कहा, हमारे घर ले जाना, अम्मी कहाँ जाएंगी तुम्हें पता है। अम्मी और आपा निकल गईं। करीब दोपहर 3 बजे के आसपास वे घर लौटी, लेकिन अम्मी ने मुझे एक भी फोन नहीं किया। हमारे घर में मोबाइल था और कभी कभी भाभी के मोबाइल से कॉल करती थी, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं किया। असर की नमाज के बाद डिप कॉइल लगाकर मैं घर लौटा। घर आकर देखा कि अम्मी और आपा के चेहरे एकदम मुरझाए हुए हैं। अम्मी के चेहरे पर कोई रौनक नहीं और बड़ी बहन भी गमगीन होकर बैठी थी। मैंने तब रेहाना आपा से पूछा, आपा आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? मन इतना खराब क्यों है? आपा कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, भैया एक बात है, तुझसे कैसे कहूं समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा, आपा आप मुझे नहीं बताएंगी तो और किसे बताएंगी? प्लीज बताइए ना क्या हुआ। तब शाम के करीब आपा मुझे लेकर तालाब के किनारे गईं। धीरे स्वर में बोली, भाई इस लड़की की तेरे साथ शादी नहीं हो सकती। मैं एकदम सन्न रह गया। आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। उसके स्वभाव से लेकर बात व्यवहार तक हर बात मुझे अच्छी लगती है, और आप कह रही हैं कि उसकी शादी मुझसे नहीं हो सकती। आपा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, भाई तू अभी भी नहीं समझ रहा, इस लड़की में एक बड़ा मसला है। अल्लाह माफ करे, ये बात हमें लड़की की चाची के मुंह से ही पता चली। अगर हम ये बात पहले नहीं जानते तो हमारी जिंदगी में एक बड़ा हादसा हो जाता। मैं काफी नर्वस हो गया। साफ साफ बताओ ना, मामला इतना टेंशन वाला क्यों है? तब मेरी बहन ने कहा, भाई ये लड़की इंसान नहीं है, ये जिन की लड़की है। मैं हैरान होकर बोला, आप कैसी बातें कर रही हैं? इंसान की लड़की जिन की लड़की कैसे हो सकती है? तब मेरी माँ, आपा और भाई सबने मुझसे पूछा, क्या तेरे और इस लड़की के बीच कोई इश्क विश्क है? मैं बोला, नहीं आपा। तब आपा बोली, तो फिर तू इतनी दूर रूपगंज जाकर इस लड़की को पसंद क्यों करने लगा? मैंने कहा, किसी ने सुना था कि वहां एक बहुत ही सुंदर लड़की है। आपा बोली, हाँ, लड़की तो वाकई गजब की खूबसूरत है। लाखों लड़कियों में एक ही ऐसी होगी, रूप और गुण में बेहतरीन। लेकिन भाई, अगर तूने कभी इस लड़की को ध्यान से देखा तो समझेगा, उसके सिर पर 2 सींग हैं। मैं चौंक गया। आप क्या कह रही हैं? सिर पर सींग? आपा बोली, हां भाई, लड़की के सिर पर 2 सींग हैं, बिल्कुल गाय की तरह। मैंने कहा, आपा मैं आपको सच बता देता हूं, असल में मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, कई दिनों से मोहब्बत करता हूं।
हमने घंटों घंटों साथ में वक्त गुजारा है, लेकिन मैंने कभी उसके सिर पर कोई सींग नहीं देखा। आपा बोली, इस बार देख लेना, और अगर मेरी बात झूठ निकले तो मुझे बता देना। यह सुनकर मैंने सबरीना को फोन किया और कहा, कल शाम को तुमसे मुलाकात करूंगा, तुम बरगद के पेड़ के पास आना। वो बोली, अच्छा ठीक है। फिर उसने पूछा, तुम्हारी माँ और बहन ने क्या कहा? मैंने कहा, तुम्हें पसंद ही किया है, बस मेरे जीजा थोड़े काम में व्यस्त हैं, इसलिए थोड़ा समय मांगा है, कुछ दिनों बाद ही शादी की बात करेंगे। वो बोली, ठीक है। अगले दिन शाम को जब वो मिलने आई तो मैं बार बार उसके सिर की तरफ देख रहा था। वो हमेशा सिर पर घूंघट डालती थी, इसलिए ऊपर का हिस्सा ठीक से दिखता ही नहीं था। मैं सोच रहा था, अगर सच में 2 सींग हैं तो थोड़ा तो दिखाई देगा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने सोचा, क्या किया जाए? काफी देर सोचने के बाद मैंने कहा, साबरीना, जरा अपना दुपट्टा तो हटाओ। वो बोली, अभी शाम हो गई है, मगरिब की अजान होने वाली है, इस वक्त दुपट्टा नहीं हटा सकती। मैंने कहा, जरा सा ही हटा दो ना, मैं बस देखना चाहता हूं। वो बोली, नहीं, मैं नहीं हटाऊंगी। मैंने बार बार कहा, लेकिन उसने किसी भी हालत में दुपट्टा नहीं हटाया, यहां तक कि अजान होने के बाद भी नहीं। तब मेरे मन में ख्याल आया, रेहाना आपा ने जो कहा था शायद वही सच है। मैंने और कुछ नहीं कहा, उसे विदा करके मैं घर लौट आया। घर लौटने के बाद मैंने उससे कोई संपर्क नहीं रखा। वो बार बार फोन करती, कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने बात नहीं की, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इस लड़की के सिर पर सच में सींग है, और जिसके सिर पर सींग हो उससे तो मैं शादी नहीं कर सकता। मेरे लिए वो रास्ता बंद था। मैंने साफ कह दिया, नहीं, अब कोई रिश्ता नहीं। ऐसे ही 8-10 दिन बीत गए। फिर अचानक एक दिन वो सीधा हमारे घर आ गई। मेरी माँ ने तब भाभी के मोबाइल से मुझे फोन किया। माँ बोली, सुनो, वो लड़की हमारे घर चली आई है। मैंने कहा, कौन सी लड़की? माँ बोली, साबरीना, वही साबरीना। मैं एकदम हैरान, वो हमारे घर क्यों आई है? मैं उस समय ट्यूबवेल लगाने के काम में व्यस्त था, लेकिन तुरंत काम छोड़कर घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा पूरे गांव में जैसे हलचल मच गई है। गांव में एक लड़की आई है, ये खबर हवा की तरह फैल चुकी थी। चारों तरफ से लोग उमड़ कर आ रहे थे। सबको पता चल गया था कि हमारे घर एक लड़की आई है। कौन आई है, क्यों आई है, ये जानने के लिए सब घर के बाहर भीड़ लगाए बैठे थे। मैं तब साबरीना को अलग से भाभी के कमरे में ले गया। पूछा, क्या बात है साबरीना, अचानक ऐसे क्यों चली आई? वो बोली, तुम्हारी समस्या क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। मैंने कहा, समस्या? नहीं तो मेरी कोई समस्या नहीं है। वो बोली, फिर तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने कितनी बार कॉल किया, एक बार भी रिसीव नहीं किया, 1 मिनट भी बात नहीं की। मुझे इस तरह मानसिक कष्ट क्यों दे रहे हो? मैंने कहा, अरे नहीं, मैं तो बस काम में व्यस्त था, इसलिए फोन नहीं उठा पाया। वो बोली, नहीं, मामला ये नहीं है, कुछ और है, तुमने सुन लिया है, मैं जानती हूं। मैंने कहा, क्या सुना है? वो बोली कि मेरे सिर पर सींग है, यही बात सुनी है ना? तुम्हारी बहन ने कहा, तुम्हारी मां ने कहा, सबने यही कहा। फिर बोली, तुम अपनी मां और बहन को बुलाओ, मैं उनके सामने साबित कर दूंगी। मैंने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरी बहन तो अभी यहां नहीं है, बस मां है। वो बोली, तो फिर अपनी मां को बुलाओ, मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मेरे सिर पर कोई सींग नहीं है। मैंने कहा, मां को बुलाने की जरूरत क्या है, मैंने तो खुद ही कहा था, तुम अपना दुपट्टा हटाओ और मुझे दिखाओ। लोगों की बातें तो मैं सुन ही चुका हूं, अब अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। वो बोली, ठीक है, तो देखो। फिर धीरे धीरे उसने सिर से दुपट्टा हटा दिया। उसके सिर पर घने, लंबे, चमकते हुए काले बाल थे, सच में बहुत खूबसूरत। लेकिन बालों के बीच से जो मैंने देखा, उसे देखकर मैं अवाक रह गया। उसके सिर के दोनों तरफ हल्के से सींग जैसे निशान थे, पूरी तरह स्पष्ट नहीं, पर सिर के साथ मिले हुए 2 काले दाग, जैसे अंदर कुछ है पर अभी बाहर नहीं निकला। बाल उन्हीं दागों के ऊपर उगे थे और पूरी तरह ढक रहे थे। सिर का बाकी हिस्सा साफ और गोरा था, लेकिन उन 2 जगहों पर गहरे काले निशान थे। पूरे सींग तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ अजीब और असामान्य जरूर था।
मैंने तब कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये कोई समस्या नहीं है, तुम चिंता मत करो। फिर मैं मां को बुलाने गया। बोला, मां जरा बाहर आओ तो। मां को लाकर मैंने कहा, देखो साबरीना के सिर पर कोई समस्या नहीं है। मां ने देखते ही कहा, ना बेटा, इस लड़की में दिक्कत है, ये शादी नहीं हो सकती। मैंने तब साबरीना से कहा, देखो जो मैं सोच रहा था वो गलत था, अब मेरा भ्रम दूर हो गया। तुम अभी घर चली जाओ, मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। अगर तुम यहां ज्यादा देर रुकोगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, ये अच्छा नहीं होगा, तुम अभी जाओ। मैंने उसे विदा कर दिया। रात में मैंने उससे फोन पर बहुत बातें की, उससे माफी मांगी। बोला, माँ और बहन ने मुझे गलत समझा दिया था और उस दिन शाम को तुमने दुपट्टा भी नहीं हटाया था, इसलिए मेरे मन में शक हुआ। इसी वजह से मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं की। वो रोते रोते बोली, प्लीज तुम ऐसा मत कहो, अगर तुमने मुझसे बात बंद कर दी तो मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। मैंने उसे शांत किया, समझाया, फिर बोला, ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम चिंता मत करो। मैंने फिर मां से बात की। मां, इस लड़की के सिर पर कोई सींग नहीं है, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अब तुम हमारी शादी की तारीख पक्की करो, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। लेकिन मां ने साफ कह दिया, मैं जिंदगी में इस लड़की की शादी तुमसे नहीं करूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं, किसी जिन से ग्रस्त लड़की को अपने घर नहीं लाऊंगी। मैंने कहा, मां तुम गलत सोच रही हो, इसमें किसी जिन विन की बात नहीं है। मां बोली, तू जो नहीं जानता उस पर मत बोल। मैंने गांव के बहुत बुजुर्गों से बात की है, सब ने कहा है कि इस लड़की के सिर में समस्या है, इस पर जिन का असर है, इसलिए मैं किसी जिन से प्रभावित लड़की की शादी तुझसे नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने बहुत तरीकों से मां को मनाने की कोशिश की, चाची, ताई, भाभी, सबसे कहा कि तुम लोग मां को समझाओ, मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, इसके बिना मैं नहीं जी सकता। एक समय ऐसा आया कि मेरा मन बहुत उदास हो गया। सोचने लगा, मैं माँ को कितनी बार समझाऊं, कितने तरीकों से मनाऊं, फिर भी माँ मेरी बात नहीं मान रही। मैं एक तरह से माँ को समझाता, माँ उल्टा मुझे ही अलग अलग तरीकों से समझाने लगती। मन इतना भारी हो गया कि मैं रोने लगा। इसी तरह 8-10 दिन बीत गए। उधर साबरीना के लिए भी कहीं कहीं से शादी के रिश्ते आ रहे थे। हालांकि मामला ऐसा नहीं था कि उसकी तुरंत शादी हो जाएगी, फिर भी उसे भी मुझे बिना देखे रहना बुरा लगता और मुझे भी उसके बिना जीना बहुत मुश्किल लग रहा था। हम दोनों के बीच जैसे एक दूरी बनती जा रही थी। एक दिन शाम को मैं उससे मिलने गया। मिलते ही वो अचानक जोर जोर से रोने लगी। मैं भी रो पड़ा। हम दोनों ही बहुत भावुक हो गए। तब मैंने कहा, साबरीना तुम मेरे साथ चलो। वो बोली, कहाँ ले जाओगे? मैंने कहा, अपने घर। वो बोली, नहीं अभी घर नहीं जाऊंगी, इस तरह नहीं। मैंने कहा, क्यों नहीं जाओगी, दिक्कत क्या है? वो बोली, तुम्हारे माँ बाप जब राजी नहीं है तो मैं अब इस रिश्ते में रहना नहीं चाहती। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। सोचा, तुम नहीं रहोगी? मैं तो तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। माँ बाप मानते नहीं, ये मेरी गलती थोड़ी है, ये तो उनका मामला है, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूं, चलो मेरे साथ चलो। वो बोली, नहीं इस तरह तुम मुझे नहीं ले जा सकते। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। शाम हो चुकी थी, मगरिब की अजान भी हो चुकी थी। तभी कुछ लड़के उधर से गुजर रहे थे। शायद वे खेतों से काम खत्म करके लौट रहे थे। उन्होंने ये मंजर देखा तो पास आ गए और बोले, भाई यहां क्या हो रहा है? मैं बोला, कुछ नहीं। वे बोले, अरे ये तो वही जिन वाली लड़की है ना, जो अलग अलग जगह ट्यूबवेल लगवाती है। तभी उन्होंने देखा कि मैं उसका हाथ खींच रहा हूं तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। फिर मुझे जबरदस्त पीटना शुरू कर दिया। घूंसे, थप्पड़ सब चलने लगे। फिर धीरे धीरे गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। साबरीना के माँ बाप भी पहुंच गए। उन्होंने मुझे पकड़कर अपने घर के अंदर ले गए और अंदर जाते ही मेरे हाथ पीछे मोड़कर मुझे बांधकर वे कहने लगे, अपने माँ बाप को खबर दे। मैंने तब अपना मोबाइल भाभी को दे दिया ताकि वो माँ को खबर दे सके। माँ ने सीधे फोन पर कह दिया, मेरा बेटा मरे तो मर जाए, हम वहां नहीं जाएंगे। रात के करीब 2-3 बज रहे थे। उन्होंने मुझे वैसे ही बांध कर रखा। करीब 3 बजे साबरीना की माँ आई और मेरे हाथ की रस्सियां खोल दी। फिर बोली,
रायहान बेटा अब तुम चले जाओ। मैंने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। वो बोली, बेटा तुम चले जाओ, तुम्हारे माँ बाप जब नहीं आए सुबह ये गांव के लड़के तुम्हें मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देंगे, तुम यहां मत रुको। रात के करीब 2:30 बजे होंगे। मैं बोला, आपने मेरा हाथ खोल दिया तो क्या हुआ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर सब मिलकर मुझे पुलिस को दे भी दें तो भी नहीं जाऊंगा। वो बोली, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने कहा, मैं सिर्फ साबरीना को चाहता हूं। वो बोली, मतलब? मैंने कहा, मैं यहां से तभी जाऊंगा जब साबरीना मेरे साथ चलने के लिए तैयार होगी। मैं उसे साथ लेकर ही जाऊंगा, वरना यहीं रहूंगा। तभी पीछे से साबरीना की आवाज आई, मां, मैं रायहान के साथ चली जाऊंगी। उसकी मां ने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर साबरीना की तरफ, और धीरे से बोली, तुम लोग जो ठीक समझो वही करो, मैं कुछ नहीं जानती। इतना कहकर वे अंदर चली गईं। मैंने साबरीना का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, चलो। वो बोली, ठीक है। रात करीब 2:30 बजे हम दोनों गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से धान के खेतों के बीच से होते हुए मेरे घर की तरफ निकल पड़े। चलते चलते सुबह तक हम अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही सुबह हो चुकी थी, लेकिन मेरे अब्बा अम्मा ने हमें कमरे में घुसने ही नहीं दिया। तभी बगल के कमरे में रहने वाली एक दादी आकर मेरी मां से बोली, तू पागल हो गई है क्या? तेरा बेटा जब लड़की का हाथ पकड़कर घर ले आया है तो अगर तू उसे घर में जगह नहीं देगी तो बहुत बुरा होगा, पूरा गांव तुझ पर थू-थू करेगा। दादी की ये बात सुनकर मां ने आखिरकार हमें घर के अंदर बुला लिया। घुसते ही उन्होंने साबरीना के मां बाप को खबर दी। तब मेरे अब्बा बोले, देखिए मेरी भी एक इज्जत है, ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो दूल्हे वालों के घर आकर आधिकारिक तरीके से कीजिए। फिर साबरीना के माता पिता अपने मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ हमारे घर आए। दोपहर में घर पर ही परिवार वालों के सामने हमारी शादी हो गई। सारे रिवाज और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद साबरीना के माँ बाप रात को अपने घर लौट गए। रात में मेरी बहनें और जीजा मिलकर सजावट करके सुहाग रात का कमरा तैयार कर रहे थे। मैं बेहद खुश था, सोच रहा था कि आखिरकार कितनी मुश्किलों के बाद मैंने अपने प्यार को पा लिया। मैं सब्र नहीं कर पा रहा था। जल्दी से अपने कमरे में गया और साबरीना के साथ सुहाग रात मनाने के लिए अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही कमरे में गया, कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैं उसके बगल में लेटा ही था कि कुछ ही देर में इतनी भयानक नींद आने लगी कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया और मैं गहरी नींद में सो गया। मेरी नींद खुली फज्र की अजान के बहुत बाद, जब सूरज निकल चुका था। मैं चौंक कर उठ बैठा, सोचने लगा कि यह क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? मैं तो साबरीना से बहुत प्यार करता था। कितनी मुश्किलें झेलकर, कितनी लड़ाइयां लड़कर मैंने उससे शादी करके घर लाया। आज हमारी पहली रात थी, लेकिन मैं तो पूरी रात सोता ही रह गया। मैंने साबरीना से पूछा, तुम भी पूरी रात सोई क्या? वो बोली, हाँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही थी। मैं बोला, लेकिन मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आई? मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो हंसते हुए बोली, अरे पागल, सारा दिन तुम भाग दौड़ करते रहे, मानसिक तनाव झेला, तुम्हें मारा भी गया, खून भी निकला। इतनी थकान में नींद आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, तुम बेवजह चिंता मत करो। मैंने सोचा, सही तो कह रही है। पूरे दिन की भाग दौड़, तनाव और मारपीट के बाद शायद यही वजह रही होगी। मैंने और कुछ नहीं सोचा और बात को वहीं खत्म कर दिया। सुबह घर में सब तैयारी कर रहे थे। हमें साबरीना के मायके जाना था। हम दोनों वहां गए और मैंने साबरीना को उसके पिता के घर छोड़ दिया। 2 दिन बाद मैं फिर से साबरीना के घर गया। उस दिन मैं अकेला ही गया था। सुना था उनका इलाका अढ़ैया नाम से मशहूर है। वहां जाकर रात को मैं उसी के कमरे में सोया और उस रात भी वही हुआ। पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई और कब रात बीत गई। आमतौर पर रात को सोते समय मैं कम से कम 2 बार पेशाब के लिए उठ जाता हूं, लेकिन उस रात पूरी रात गुजर गई, ना पेशाब की इच्छा हुई, ना मैं एक बार भी उठा।
ऐसा लगा जैसे मैं बेहोश था, जैसे अपने ही शरीर में नहीं था। सुबह उठकर मैंने सबरीना से पूछा, सबरीना, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? वो मुस्कुराते हुए बोली, हमारे घर में वैसे भी नींद थोड़ी गहरी आती है, तुम इतना मत सोचो। फिर दोपहर में मैं उसे लेकर अपने घर लौट आया। उस रात भी मैं उसके साथ ही सोया, लेकिन इस बार मैंने मन ही मन ठान लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं सोऊंगा। आज मैं जागता रहूंगा और देखूंगा असल में होता क्या है। लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे में उसके पास गया, पता ही नहीं चला कब फिर वही गहरी नींद छा गई। सुबह जब आंख खुली तब सूरज निकल चुका था। मैंने गुस्से और हैरानी में कहा, सबरीना, तुम्हारे पास आते ही मुझे नींद क्यों आ जाती है? मैं अपने ही होश में क्यों नहीं रहता? रात में मुझे कुछ याद ही क्यों नहीं रहता? वो हंसते हुए बोली, अरे इतना क्यों सोचते हो? मैं क्या मरी हुई हूं या तुम्हें छोड़कर कहीं चली गई हूं? मैं यही हूं, तुम्हारे साथ ही रहूंगी हमेशा। अगली रात भी वही हुआ। जैसे ही उसके पास गया, फिर वही गहरी अजीब नींद, और सुबह जागा तो सूरज आसमान में था। इस बार मैंने दांत भींच कर कहा, चाहे सूरज निकल जाए, चाहे दिन हो जाए, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज हम पति पत्नी का रिश्ता पूरी तरह निभाएंगे। साबरीना ने मुझे कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? हमारा घर तो टिन का है, ठीक से बना भी नहीं है। अगर कोई आवाज हुई तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? मैंने गुस्से में कहा, लोग क्या कहेंगे ये मेरी चिंता नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा, इसमें दूसरों का क्या लेना देना। मैं जितना ज्यादा जोर डालता वह उतनी ही मजबूती से मना कर देती। और फिर उसी दोपहर से मेरे शरीर में तेज बुखार चढ़ गया। ऐसा बुखार जैसा मेरी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 9 दिन मैं बीमार रहा, जैसे हड्डियों का ढांचा बन गया था। 9वें दिन मेरी मां कहीं बाहर गई, शायद किसी कबीराज के पास। वापस आकर उन्होंने साफ कहा, अब से तू साबरीना के साथ नहीं सोएगा। मां ने साबरीना को अलग कमरे में भेज दिया और मुझे दूसरे कमरे में। मैं चौंक गया, मां ये क्या कर रही हो तुम? मां बोली, बेटा इस लड़की के साथ बहुत बुरा कुछ है। रात को इसके साथ एक अदृश्य चीज रहती है। अगर तूने इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनकी बात सुनकर मैं हिल गया, क्योंकि जब तक मैं साबरीना के साथ था, संध्या ढलते ही गहरी नींद मुझे घेर लेती थी। और जिस दिन मैंने जबरदस्ती उसके साथ रहने की कोशिश की, उसी रात से मैं बीमार पड़ गया। अब से हम अलग अलग कमरे में सोने लगे, साबरीना अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में। अगर मैं रात को दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता तो मां पहरा देती। लेकिन यह कैसा जीवन था, अपनी वैध पत्नी पास के कमरे में और मैं अकेला अलग कमरे में। मन के भीतर भारी पीड़ा और गुस्सा था। आखिरकार मैंने मां से कहा, मां ये मैं सहन नहीं कर सकता। वो मेरी पत्नी है, मैंने उससे शादी की है। वो एक कमरे में और मैं दूसरे में, ये कैसे हो सकता है? मां बोली, बेटा मैं क्या करूं? मैं बोला, तुम्हें पता है क्या करना है, लेकिन मैं उससे अलग नहीं रह सकता। आखिरकार मां ने फैसला लिया, हमें किसी कबीराज के पास जाना होगा। हमने आसपास के हर कबीराज के पास उसे ले जाया, और हैरानी की बात यह थी, हर कबीराज ने एक ही बात कही, इस लड़की के साथ बहुत खतरनाक जिन है। जिन उस लड़की को किसी और के पास कभी नहीं जाने देगा। कोई भी मर्द उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। और उधर साबरीना दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा रहस्यमय आकर्षण था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। दिन में जब मैं उसके पास जाता, वो मुझे अपने शरीर को छूने तक नहीं देती, और मेरी मां भी मुझे उसके करीब जाने नहीं देती थी। समय यूं ही बीत रहा था, कभी एक कबीराज, कभी दूसरा, कभी बड़े बड़े तांत्रिक, लेकिन कहीं से भी कोई अच्छा नतीजा नहीं मिला। तावीज, झाड़ फूंक सब कुछ करने के बाद एक दिन एक कबीराज ने मेरी मां के सामने साफ साफ कहा, तुम्हारा बेटा किसी भी हाल में अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश मत करे। अगर उसने ऐसा किया तो वो मर सकता है। उसने साफ चेतावनी दी, जब तक वो औरत खुद तुम्हें बुलाए या चाहे तब तक उसके पास मत जाना।
अगर तुमने जबरदस्ती की तो जिन तुम्हें मार डालेंगे। अपनी ही पत्नी होने के बावजूद उसके पास न जा पाना यह मेरे लिए नर्क से कम नहीं था। 1 दिन, 2 दिन, फिर कई दिन बीत गए, लेकिन कोई हल नहीं मिला। आखिर एक दिन मैंने अपने इलाके से दूर एक और कबीराज के बारे में सुना। लोग कह रहे थे वो जवान है लेकिन बेहद काबिल, ऐसे मामलों में उसका हाथ बहुत साफ है। वो एक हाफिज कुरान भी है। मैं तुरंत उसके पास गया। हाफिज साहब ने मुझे देखते ही कहा, तुम्हारी समस्या मैं समझ गया। मैं बोला, हाँ बिल्कुल वही बात है। उन्होंने गहरी सांस दी और कहा, तुम्हारे बारे में सब जान लिया है मैंने, लेकिन तुम्हारी बीवी के साथ जो जिन है उसे हटाना आसान नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। और फिर उन्होंने वही कहा जो मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा था, तुम एक काम करो, अपनी बीवी को छोड़ दो, वरना आप मर सकते हैं। मैं दहल गया। क्या कह रहे हैं आप? मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं? मैं उससे जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मैं तो आपके पास उसे छोड़ने नहीं आया। मैं तो आया हूं कि ये रिश्ता हमेशा के लिए बच जाए। आप कुछ ऐसा कर दें कि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कबीराज ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, देखिए, आप उसे ठीक नहीं कर सकते, ये आपके बस की बात नहीं है। आपको उसे छोड़ना ही होगा, नहीं तो आप मारे जाएंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कबीराज के पैर पकड़कर रोने लगा। हुजूर देखिए, मैं कितनी जगह गया, कितने कबीराज, कितने पीर, यहां तक कि बौद्ध और हिंदू तांत्रिकों तक, हर किसी के पास गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अपनी बीवी को ठीक नहीं कर पाया। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप चाहे जैसे भी करें मेरी बीवी को ठीक कर दीजिए। मैं जानता हूं आप कर सकते हैं, आपके लिए यह नामुमकिन नहीं है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं है। मैंने जिद करते हुए कहा, हुजूर प्लीज, आप ही कुछ कर सकते हैं। थोड़ी देर खामोशी के बाद वो बोले, ठीक है, अपना फोन नंबर छोड़ जाइए, मैं ऊपर वालों को बुलाऊंगा। जब वो हाजिर होंगे तब उनसे बात करूंगा, फिर आपको खबर दूंगा। मैंने उनका कहा मान लिया और वापस घर चला आया। 4 दिन बाद कबीराज का फोन आया, रायहान भाई, आप फौरन मेरे चैम्बर में आइए, आपसे जरूरी बात करनी है। मैं खुशी खुशी भागता हुआ पहुंचा। दोपहर से लेकर शाम तक वहीं बैठा रहा। मगरिब की नमाज के बाद कबीराज ने मुझे कमरे में बुलाया। उन्होंने रहस्यमयी आवाज में कहा, रायहान भाई, जब आप मेरे पास आए हैं तो आपको मुझ पर पूरा यकीन रखना होगा। मैं जो कहूंगा वो आपको करना होगा। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी बीवी पूरी तरह ठीक हो जाएगी और आप उसे सच्चे मायने में पा लेंगे। मैंने बेसब्री से पूछा, क्या करना होगा? कबीराज धीरे से मुस्कुराए, आपको अपनी बीवी यही मेरे पास छोड़नी होगी। कुल 13 दिन, कबीराज ने गहरी आवाज में कहा, 13 दिन बाद आप अपने पत्नी को मेरे पास से ले जा सकते हैं, और तब जब आप उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी पत्नी लगभग ठीक हो जाएगी। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या कह रहे हैं आप? मतलब मेरी पत्नी को 13 दिन आपके पास छोड़ना होगा? वो बोला, हाँ, 13 रातें यहीं रहेगी। मेरे यहाँ और भी लड़कियां रहती हैं। इसे एक तरह का अस्पताल समझिए। मेरे घर में मेरी माँ है, बहन है, आपकी पत्नी उन्हीं के साथ रहेगी। हर रात गहरी आधी रात के बाद मैं उस पर काम करूंगा। आपके दिए हुए सामान का ही इस्तेमाल करूंगा। मैंने संकोच से कहा, हुजूर, मेरी एक छोटी सी शर्त है, आपको वो माननी होगी। वो बोला, ठीक है, बताइए क्या शर्त है? मैंने कहा, जब तक मेरी पत्नी आपके पास रहेगी मैं भी इन 13 दिनों में यहीं रहूंगा। कबीराज मुस्कुराया, रह सकते हो, ठीक है, लेकिन याद रखना, रात को जब मैं उसके कमरे में जाऊंगा
दरवाजा बंद कर लूंगा। 4 घंटे लगे या 5, तुम्हें किसी भी हाल में परेशान नहीं करना है। मैं उसके ऊपर जिन उतारने का काम करूंगा और मुझे ये मौका देना ही होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। वो बोला, लेकिन ध्यान रखना, घर पर या गांव में किसी को कुछ नहीं बताना। गांव के लोग ऐसी बातों को समझते नहीं, उल्टा गलत सोचेंगे और फालतू बातें फैलाएंगे। तुम्हें तो सिर्फ अपना काम होना चाहिए, बस। मैं बोला, हाँ, काम हो जाएगा तो मैं क्यों किसी को बताऊंगा। आखिरकार मैं अपनी पत्नी को लेकर कविराज के घर पहुंचा। वहां रहने के लिए अलग व्यवस्था थी, जैसे कोई बोर्डिंग हाउस हो। हम दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे। एक कमरे में मेरी पत्नी और दूसरे में मैं। रात लगभग 12 बजे या कभी 1 बजे कविराज मुझे फोन करता और कहता, रेहान भाई, अपनी पत्नी को ले आइए। मैं उसे लेकर जाता और वो उसे कमरे के भीतर ले जाता। वो मेरी पत्नी को अंदर ले जाता और करीब 3-4 घंटे तक कमरा बंद रहता। जब वो बाहर आता तो मेरी पत्नी के पूरे बदन से कच्चे हल्दी की तेज महक आती। मैंने उससे पूछा, क्या किसी ने तुम्हें कच्ची हल्दी लगाई? वो बोली, मुझे नहीं पता। उस कमरे में जाते ही मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरी सुध बुध खो जाती है, जैसे मैं बेहोश हो जाती हूँ। मैंने फिर पूछा, क्या तुम्हें कच्ची हल्दी या कुछ और खिलाया गया? वो बोली, नहीं। मैंने कहा ना, अंदर जाते ही मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं पूरी तरह बेहोश हो जाती हूँ। इसी तरह पूरी 13 रातें बीत गईं। हर रात वही क्रम। कविराज उसे कमरे में ले जाता, 4-5 घंटे बाद बाहर आता। 13वीं रात के बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आया। 14वीं रात कविराज ने मुझसे कहा, अब आप अपनी पत्नी के साथ रह सकते हैं। मैंने जिनको भगा दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका बेटा अब अपनी पत्नी के साथ जीवन बिता सकता है। मैं बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी को घर ले आया। उस रात मैं पूरी तरह तैयार था हमारा वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए। लेकिन भाई, फिर वही हुआ। जैसे ही मैं उसके पास लेटा, गहरी नींद ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब आंख खुली, सुबह हो चुकी थी, बिल्कुल पहले की रातों की तरह, जरा सा भी फर्क नहीं। मैं फिर दौड़कर उसी कविराज के पास गया, बहुत सा पैसा भी दिया और कहा, हुजूर, आपने कहा था सब ठीक हो जाएगा। वो बोला, रहने दीजिए, एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बस कभी जबरदस्ती मत कीजिए, समय दीजिए, खुद ब खुद ठीक होगा। मैं फिर पत्नी को लेकर वहीं चला गया। दिन पर दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पर कुछ भी नहीं बदला। हर रात वही घटना। जैसे ही हम साथ लेटते, मैं गहरी नींद में चला जाता और सुबह आंख खुलती। फिर एक दिन हमारे घर चोरी हो गई। रात के अंधेरे में चोर पकड़ा गया। गांव के टिन के घरों में आप समझ सकते हैं चोर पकड़े जाने पर कैसी हड़कंप मचती है। पूरे गांव में हल्ला मच गया, लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो गए। लेकिन मैं अब भी कमरे से बाहर नहीं आया। मैं गहरी नींद में डूबा रहा। सुबह जब आंख खुली, तब जाकर मुझे पता चला कि रात में इतना बड़ा हंगामा हुआ और मैं कुछ भी नहीं सुन पाया। एक समय ऐसा आया कि मेरे चाचा ताऊ और घर के लड़के मिलकर 1 बाल्टी भर पानी मेरे चेहरे पर उड़ेलने लगे। वे कहते हैं, फिर भी तुम मुंह पोंछकर वापस सो जाते थे। मेरे ऊपर पानी डाला जा रहा था, मैं बस नींद में मुंह पोंछ रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब मेरी नींद खुली, मैंने पूछा, अरे चोर को कब पकड़ा? रात को तो किसी ने मुझे बताया ही नहीं। वे बोले, भाई, हमने तुम्हारे मुंह पर पानी डाला, तुम्हें कई बार जगाया, यहां तक कि तुम्हारी बीवी तक उठकर बाहर आ गई थी, पर तुम बिल्कुल नहीं उठे। इस तरह कई दिन बीत गए। मैं समझ गया कि अब मेरे बस में कुछ भी नहीं। रात को सो जाता, सुबह उठता, फिर काम पर चला जाता। हमारे बीच पति पत्नी का कोई संबंध ही नहीं बन पा रहा था। इसी दौरान एक दिन अचानक मेरी बीवी सबरीना को बहुत तेज उल्टियां शुरू हो गईं। उसकी तबीयत बेहद खराब हो गई। मैं तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। करीब 1 महीने बाद डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आप पिता बनने वाले हैं, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है।
मेरी बीवी के साथ एक दिन के लिए भी मेरा कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ, तो फिर उसके पेट में बच्चा कैसे आया? मैं इसे किसी भी तरह मान ही नहीं पा रहा था। घर लौटते ही मेरी माँ ये खबर सुनकर बेहद खुश हो गई। वह बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, वो कबीराज बहुत नेक है, उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब मेरा बेटा बाप बनेगा, मैं दादी बनूंगी। माँ तो खुशी से पागल सी हो गई, कहने लगी, अल्लाह ने इतने दिनों बाद हमारी सुन ली। पूरा परिवार खुशी में झूम उठा। लेकिन भाई, मेरे दिल में एक पल के लिए भी सुकून नहीं था। अंदर ही अंदर दर्द जम गया था। मैं सोच रहा था कि ये क्या हो गया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जब मेरे और मेरी पत्नी का कोई रिश्ता ही नहीं बना, तो वह मां कैसे बन गई? तभी से मेरे दिल में शक उठने लगा। वही कबीराज जो रात के 2-3 बजे मेरी बीवी को कमरे में ले जाता था और 4-5 घंटे तक अंदर ही बंद रहता था। शायद उसने मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत किया और शायद इसी वजह से मेरी बीवी के पेट में बच्चा आया। मैं ये बात किसी को नहीं बता पाया। शर्म के मारे किसी के सामने मुंह भी नहीं खोल पाया। कबीराज ने मुझे पहले ही कह दिया था, ये बात किसी को मत बताना, किसी को भी मत कहना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसी वजह से ना तो मैं किसी से कुछ कह पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था। इस तरह 5-7 दिन करते करते काफी समय बीत गया। इस बीच मेरी बीवी के पेट में बच्चा भी काफी बड़ा हो गया था। एक दिन मैंने अचानक तय किया, अब और नहीं, मुझे सीधे कबीराज के घर जाकर उससे आमने सामने बात करनी ही होगी। मैं उसके घर पहुंचा, लेकिन देखा कबीराज वहां है ही नहीं। कभी कहते वो चिटगांव गए हैं, कभी कहते वो किसी और जगह गए हैं। 3 दिन लगातार गया, लेकिन वो कभी मिला ही नहीं। मैंने चुपके से खबर ली तो पता चला कबीराज तो घर पर ही है। फिर भी उसके आसपास के लोग मुझे देखकर कहते, उस्ताद घर पर नहीं है। मैं बाजार गया और लोगों से पूछा, भाई वो अमुक कबीराज कहां है? सब बोले, अरे वो तो घर पर ही है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, बहुत सारे मरीज आ जा रहे थे, लेकिन मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। मैंने कई लोगों से पूछा, सबने यही कहा कि कबीराज घर पर ही है, लेकिन उसके चेले बार बार झूठ बोलते रहे, वो घर पर नहीं है। अब तो बात बिल्कुल साफ हो गई, यही हरामी कबीराज मेरे साथ धोखा कर गया, यही उसने किया। अब ये एकदम स्पष्ट हो गया, मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा है वो उसी कबीराज का है। मैं इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन हर रोज वही होता। रात होते ही मैं बीवी के पास सो जाता, सोते ही मेरी होश उड़ जाती, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। सुबह उठता तो देखता कि बीवी की तबीयत खराब, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी। फिर भी हमारे बीच कभी भी पति पत्नी का संबंध नहीं बन पाया। काफी दिन इसी तरह बीतने के बाद एक दिन मैंने क्या किया, मैं हमारे घर के पास वाले मैदान में जाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। दिल इतना टूट चुका था कि अब अपनी भावनाओं पर काबू ही नहीं रख पाया। उस समय मैदान में कुछ नौजवान लड़के थे। वो पके धान काटने में लगे थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने सोचा था धान काटकर कुछ पैसे मिलेंगे, फिर सब मिलकर एक पिकनिक करेंगे। लेकिन मेरी चीखते हुए रोने की आवाज सुनकर उन्होंने धान काटना छोड़ दिया और मेरे पास दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा, आयन भैया, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? मैं उस वक्त बहुत ही बुरे हाल में था। जहां पहले मैं डीप ट्यूबवेल लगवाता था, मजदूर रखता था, वो सारा काम छोड़ चुका था, सभी को विदा कर चुका था। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं एकदम गरीब हो गया था। 3 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता था। उस पर मेरी बीवी की ये हालत, पेट में बच्चा है, उसे अच्छा खिलाना चाहिए, लेकिन अंदर से जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं जाग रहा था, क्योंकि मैं जानता था ये बच्चा मेरा नहीं है। दिल में इतनी गहरी चोट थी कि उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। मैं बस लगातार रो रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था। तभी उन्हीं लड़कों में से एक, जिसका नाम हसन था, मुझे एक तरफ ले जाकर बोला, भैया, भाभी के साथ कुछ हुआ है क्या? सच सच बताइए। मैं अब और छिपा नहीं सका। मैंने हसन को सब कुछ बता दिया। वो सुनकर दंग रह गया।
क्या कह रहे हैं भैया? आपने इतने दिन तक किसी को कुछ नहीं बताया? मैंने कहा, नहीं भाई, कबीराज ने कहा था किसी को मत बताना, इसलिए आज तक चुप था। हसन तुरंत गुस्से में आग बबूला हो गया। बोला, भाई ये हरामी कबीराज तो ठग है, वो भाभी के साथ गलत कर रहा है। फिर वो दौड़कर बाकी लड़कों को खबर देने चला गया। सारे लड़के भागते हुए आ गए। सब एक साथ चिल्लाने लगे, भाई कबीराज का पता बताओ, कौन है वो, कहां ले गए थे भाभी को? मैंने कहा, देखो ये ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा, भाई आप बस नाम बताइए, आज रात ही उस कबीराज की हड्डियां तोड़ देंगे। मैंने उन्हें पहले रोका, लेकिन आखिरकार कबीराज का नाम और पता बता दिया। शाम होते ही वे सब निकल पड़े। उन्होंने मुझसे कहा, भाई आप पहले जाकर देखिए कबीराज घर पर है या नहीं। अगर लोग कहें नहीं है तो हम गेट पर खड़े गुंडों को पीटकर सीधे अंदर घुसेंगे और उस कबीराज को नंगा करके मारेंगे। उस समय मेरे अंदर जबरदस्त गुस्सा उबाल मार रहा था। मैंने भी गुस्से में कह दिया, ठीक है चलो, आज शाम को ही हिसाब होगा। हम सब निकल पड़े। रात करीब 8-9 बजे हम कबीराज के घर पहुंचे। हमारे साथ लगभग 7-8 लड़के थे। मैं हमेशा की तरह गेट पर पहुंचा। द्वारपाल से पूछा, भाई कबीराज घर पर है? वो बोला, नहीं कबीराज घर पर नहीं है। मैं बोला, भाई ये क्या बात हुई? मैं जब आता हूं हर बार कहते हो कि कबीराज घर पर नहीं है। आखिर सच क्या है? कहीं कबीराज मुझसे छिपते तो नहीं? द्वारपाल मुझसे बहस करने लगा, अरे मियां आप ये क्या कह रहे हैं? क्या मैं आपसे मजाक कर रहा हूं? कबीराज अगर घर पर होते तो मैं क्या कहता कि वो नहीं है? मैं बोला, मैं अंदर जाऊंगा, कबीराज को अपनी आंखों से देखूंगा। वो बोला, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, कबीराज की इजाजत के बिना किसी को उनके कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। मैं बोला, नहीं मुझे जाना ही होगा, अभी इसी वक्त। मैंने धक्का देकर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन द्वारपाल और एक और आदमी बाधा डालने लगे। तभी मैंने जोर से हसन को आवाज दी, हसन इधर आओ। हसन और बाकी लड़के लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। दोनों द्वारपालों की ऐसी पिटाई की कि उनका दम ही निकल गया। हमने उन्हें पीटकर सीधे अंदर धावा बोल दिया। अंदर जाकर देखा कबीराज अपने कमरे में सो रहा था। दरवाजा धक्का देते ही उसने खोला। हम अंदर घुसे तो सचमुच वो गहरी नींद में था। तभी लड़के बोले, भाई यही है वो कबीराज? मैं बोला, हाँ यही है वो ढोंगी कबीराज। बस फिर क्या था, लड़कों ने उसकी ऐसी पिटाई की जो बयां नहीं की जा सकती। बुरी तरह धुनाई कर दी। मैंने कहा, जा तू थाने जा और केस कर। केस होगा तो मैं अपनी बीवी का डीएनए टेस्ट कराऊंगा तेरे साथ, तब तुझे पता चलेगा किसे धोखा दिया तूने। ये कहकर हमने कबीराज को पीटकर बाहर निकाला। फिर मैंने लड़कों से हाथ जोड़कर कहा, भाई जो हुआ सो हुआ, कृपया ये बात किसी और को मत बताना। अगर इलाके में खबर फैल गई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे इलाके के लड़के इतने भले और वफादार थे कि बोले, रायहान भाई आप क्या कह रहे हैं? ये आपका पारिवारिक मामला है, हम इसे क्यों फैलाएंगे? ये राज हमारे अंदर ही रहेगा। ये कहकर सब लोग अपने अपने घर चले गए। मैं घर पहुंचा तो देखा मेरी बीवी बेहोश पड़ी है। मैंने मां से पूछा, क्या हुआ? मां बोली, अभी अभी जोर से चीखी थी, शायद कुछ देखा होगा, फिर तुरंत ही बेहोश हो गई। मैं तुरंत उसके चेहरे पर पानी छिड़कने लगा, उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी मां बोली, उस कबीराज को बुला ला जिसके पास ले जाने के बाद तेरी बीवी ठीक हुई थी। मेरी मां के दिल में अब भी कबीराज पर भरोसा था और मैं मन ही मन सोच रहा था, यही तो वही कबीराज है जिसे मैं अभी थोड़ी देर पहले पीट कर आया हूं। बाद में मैं एक हजरत यानी मौलवी को लेकर आया। उन्होंने देखा और कहा, इसमें जादू टोने वाला जिन घुस गया है, वही इसे परेशान कर रहा है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए, लेकिन धीरे धीरे मेरी बीवी पूरी तरह असामान्य हो गई। वो अपने ही पेट पर मुक्के मारने लगी जैसे बच्चा गिराना चाहती हो। फिर अचानक एक दिन खून के साथ पेशाब में ही बच्चा गिर गया, मतलब गर्भपात हो गया। उसके बाद मेरी बीवी और भी अजीब हो गई, पूरी तरह पागलपन जैसे हरकतें करने लगी। किसी से कुछ नहीं बोलती,
किसी को देखती तो मुक्का मारने दौड़ती, अपने ही शरीर को काटती और नोचती। रूपनगर से उसके रिश्तेदार आए, सबने उसकी ये हालत देखी। मेरी मां बार बार कह रही थी, तू उसे उसी कबीराज के पास ले जा, एक बार तो उसने ठीक कर दिया था। लेकिन मां को सच्चाई मैं कैसे बताता, कैसे कहता कि असली गुनहगार वही कबीराज है। आखिर मैंने कह ही दिया, मां वो कबीराज अब यहां नहीं है, वो इंडिया चला गया है। मां बोली, क्या कहा, इंडिया चला गया? मैं बोला, हां, अब देश में नहीं है। इसी तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन समय गुजरता रहा और समय के साथ सबरीना की हालत और बिगड़ती गई। सिर्फ 2 महीने के अंदर वो पूरी तरह पागल हो गई। पागल होकर वो घर से निकल जाती, सड़कों पर भटकती और शरीर पर कपड़े भी नहीं रखती। उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई। ऐसी हालत देखकर एक दिन मेरी सास यानी सबरीना की मां, जो मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा चाहती थी, उन्होंने कहा, बेटा क्या हुआ, मुझे पूरी सच्चाई बता। मैंने लोगों के मुंह से बहुत सारी बातें सुनी हैं, असल मामला क्या है? तब मैंने सबरीना की मां को पूरी सच्चाई बता दी। मां देखिए, असली घटना ये है, कबीराज उसे अंदर ले जाता था और मैं घंटों बाहर दरवाजे पर खड़ा रहता था, कभी 2 घंटे, कभी 3, कभी 4 घंटे तक भी। वो उसे अंदर ले जाता और जब वो बाहर निकलती तो कमरे से कच्चे हल्दी की तेज गंध आती थी। ये सुनकर सबरीना की मां बोली, बेटा जो तुम कर रहे थे ठीक कर रहे थे, लेकिन कबीराज को मारकर तुमने गलती कर दी। मुझे लगता है उस कबीराज ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया है, मतलब ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। कुछ दिन बाद मेरी सास उस कबीराज के घर गईं। वहां जाकर देखा कबीराज बहुत बीमार है। कबीराज ने उनसे कुछ कहा और सास मेरे पास आकर बोली, रेहान तुम मेरे साथ कबीराज के पास चलो। मैं बोला, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने ही तो उसे गांव वालों से पिटवाया था, मैं अब कैसे उसके पास जाऊं? सास बोली, अगर तुम मेरी बेटी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें कबीराज के पास जाना होगा, नहीं गए तो मेरी बेटी मर जाएगी। यही कबीराज मेरी बेटी को ठीक कर सकता है, चलो बेटा। मैं बोला, नहीं, मैं कभी भी उस कबीराज के पास नहीं जाऊंगा, आप चाहे मुझे मजबूर भी करे फिर भी नहीं जाऊंगा। वो बोली, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी मर जाए? अगर उसे बचाना चाहते हो तो अभी चलो। भाई तब सबरीना की हालत इतनी खराब थी कि वो खुद ही शौच कर देती और उसे खुद ही खा लेती। मैं हक्का बक्का रह गया, मेरे पास कहने को कोई शब्द ही नहीं था। आखिरकार मजबूरी में मैं उस कबीराज के पास गया, उसके पांव पकड़कर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया, मैंने गलती की, मैं आपके पैर पड़कर माफी मांगता हूं। तब कबीराज बोला, देख तुझे मैंने माफ कर दिया, अब तुझसे एक सच बात कहता हूं, जो तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ। तेरी बीवी के साथ मेरा कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ। कबीराज बोला, तेरी बीवी के जिस्म में एक जिन था और मैंने तेरे जिस्म में दूसरा जिन उतारा था। तेरी बीवी के अंदर जो जिन था और मेरे भेजे हुए जिन के बीच हमेशा टकराव चलता रहता था। तेरी बीवी के जिन की ताकत तुझे बार बार बेसुध कर देती थी, मतलब तेरे दिमाग पर उसका काबू हो जाता था, और जो जिन मैंने तुझ में डाला था वो तेरे शरीर में उत्तेजना पैदा करता था। तू समझ ही नहीं पाता था कि तू अपनी बीवी के साथ कैसे शारीरिक संबंध बना रहा है। रात में 1 बार नहीं, 2-2, 3-3 बार भी ये होता था, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मैंने तब तुझसे कहा था, सोच के देख, तेरी बीवी मेरे कमरे में 3, 4, 5 घंटे रहती थी, बाहर आकर उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। तूने जब उससे पूछा कबीराज क्या करता है, तो उसने कहा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। अब सोच, जब मैं उसके जिस्म पर जिन उतारता था, तेरे हाथों में हल्दी लगाता था, कमरे से हल्दी की गंध बाहर आती थी, ये क्या ऐसे ही था?
अगर वो घंटों मेरे कमरे में रहकर कुछ भी याद नहीं रख सकती थी, तो रात को जब तुम्हारे बीच सब कुछ होता था, तुझे याद रहना कैसे मुमकिन था? क्योंकि तब तो इंसान ही नहीं रहता था, बेसुध हो जाता था। तेरे जिस्म पर मेरे जिन का काबू होता और तेरी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनते। यही वजह है कि वो प्रेग्नेंट हुई। मेरी सोच ये थी कि अगर ये बच्चा दुनिया में आ जाए तो शायद वो जिन तेरी बीवी को छोड़ देगा। लेकिन तूने क्या किया? तूने मुझे पिटवाया, बुरी तरह मारा। तब मेरे गुस्से में अपने सारे मंत्र जो तेरी बीवी पर असर कर रहे थे सब वापस ले लिए। फिर उस जिन ने तेरी बीवी को पागल बना दिया। उसने ही उसके पेट का बच्चा भी गिरा दिया, क्योंकि वो बच्चा जिन का बच्चा नहीं था। तेरी बीवी खुद अपने पेट पर घूंसे मारती थी। क्या कोई मां ऐसा कर सकती है? मैं बोला, हाँ हुजूर, वो सच में अपने पेट पर खुद ही घूंसे मारती थी। वो बोला, यही सबूत है कि ये काम उसी जिन ने कराया, क्योंकि कोई असली मां कभी अपने पेट पर घूंसा नहीं मारती। ये सुनकर मैंने हुजूर के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। मैं बोला, हुजूर, मैं अपनी गलती समझ गया हूं। वो बोला, तेरी बीवी को बचाने का एक ही रास्ता है, लेकिन जिस तरह तू अब तक चल रहा है ऐसे कुछ नहीं होगा। तो इस तरह कामयाब नहीं होगा। मैं बोला, मैं अपनी बीवी सबरीना के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आप जो कहेंगे वही करूंगा, बस आप बताइए मुझे क्या करना होगा। वो बोला, 6 दिन बाद अमावस्या आ रही है। अमावस्या की रात वो जिन फिर तेरी बीवी के जिस्म में आएगा। उस दिन तू सोएगा नहीं और बीवी के कमरे में भी नहीं जाएगा, क्योंकि तू गया तो तुरंत सो जाएगा। तू पास वाले कमरे में रहेगा और ठीक रात के 2 बजे पहले अपनी बीवी से कह देना कि वो सोते वक्त कमरा खुला रखे, दरवाजा बंद न करे। 2 बजे तू उसके कमरे में जाएगा और ये तावीज, कहते हुए उसने मुझे तावीज दिया, अपनी बीवी के हाथ में पहना देगा। लेकिन ध्यान रखना, तावीज पहनाने से पहले घर के पास एक गड्ढा खोद लेना, जैसे छोटी सी कब्र हो, ज्यादा गहरी नहीं, बस इतनी कि तेरी बीवी का जिस्म वहां लेट सके। ये गड्ढा तू शाम को ही खोद कर रखेगा, सूरज ढलने से पहले। फिर रात 2 बजे तू अपनी बीवी के कमरे में जाएगा, तावीज उसके हाथ में पहना देगा। जैसे ही वो तावीज पहनेगी, वो एक ही बात बार बार कहेगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन याद रखना, ये तेरी बीवी नहीं कह रही होगी, ये वही जिन बोलेगा। फिर तू अपनी बीवी को उस कब्र जैसे गड्ढे में लिटा देगा और उसके ऊपर मिट्टी डाल देगा, ऐसे कि वो सांस न ले पाए। कबीराज ने मुझसे कहा, ऐसे मिट्टी डालने के बाद कुछ देर इंतजार करना। घड़ी में 20 से 25 मिनट। 20 मिनट पूरे होते ही तू अपनी बीवी को बाहर निकालेगा, उसके मुंह और हाथ पर पानी डालेगा। तब देखना, तेरी बीवी फिर से जिंदा हो जाएगी। वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी और उसके अंदर जो वो था, जो जिन था, वो हमेशा के लिए मर जाएगा, यानी वहीं दफन हो जाएगा। उसके बाद जिस कब्र से तू अपनी बीवी को निकालेगा, उसी कब्र के अंदर मेरा दिया हुआ तावीज रख देना। फिर तावीज में आग लगा देना। तावीज जल जाने के बाद उसकी राख को वहीं दबा देना। तब देखना, तेरी बीवी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। कबीराज की बातें सुनकर मुझे लगा, अगर मैं ये ठीक से कर दूं तो मेरी बीवी बच जाएगी। मैं सारी बातें सुनकर घर लौटा और इंतजार करने लगा कि अमावस्या की रात कब आएगी। अमावस्या की रात दोपहर ढलते ही मैंने चुपचाप एक कब्र खोदी, जैसे कोई असली कब्र हो, पर किसी को कुछ बताया नहीं, यहां तक कि अपनी मां तक को नहीं, क्योंकि कबीराज पहले ही बोल चुका था कि ये बात किसी को मत बताना, किसी को बताया तो कुछ भी काम नहीं करेगा। रात को मैं बिस्तर पर लेट गया, घड़ी की सुइयां गिनते हुए। कब 2 बजेंगे? ठीक रात के 2 बजे मैं तावीज हाथ में लेकर बीवी के कमरे में गया। पहले ही कह दिया था कि सोते समय दरवाजा बंद मत करना। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला, बीवी के हाथ में तावीज पहनाया और उसे जगाया।
वो बोली, कहां ले जा रहे हो मुझे? मैं बोला, चलो मेरे साथ चलो। वो बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो चिल्लाने लगी तो मैंने उसका मुंह दबा लिया। खींचते हुए उसे कब्र के पास ले गया। वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। किसी तरह उसे लिटाना ही नहीं हो रहा था। बहुत संघर्ष के बाद वो अचानक बेहोश हो गई। मैंने तुरंत उसे कब्र में लिटा दिया और उसके ऊपर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे मिट्टी डालते डालते उसका चेहरा भी ढक गया। चेहरा ढकते ही अचानक मेरे अंदर डर बैठ गया। मुझे लगा जैसे उसकी सांस रुक रही है। मैंने टॉर्च जलाई। जहां मिट्टी डाली थी वहां से भाप निकल रही थी, बार बार। तभी मेरे अंदर एक झटका लगा। जिन तो हवा जैसा होता है। मैंने क्या कर दिया? मैंने हवा को ही मिट्टी के नीचे दबा दिया। तब मुझे डर हुआ कि कहीं मेरी बीवी सच में मर न जाए। मैंने देखा जहां मिट्टी की वो बार बार फूल रही थी और फिर धंस रही थी। ये देख मेरे हाथ कांपने लगे और अचानक मैंने वही मिट्टी हटानी शुरू कर दी। मिट्टी हटाते ही मेरी बीवी अचानक जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग घर से बाहर निकल आए। सबने देखा मैंने उसे आधा जिंदा ही मिट्टी में गाड़ रखा है। लोग चिल्लाने लगे, अरे रायहान, ये तू क्या कर रहा है? तू अपनी बीवी को जिंदा दफन कर रहा है। ये सुनते ही मैं घबरा गया। तुरंत उसे रिक्शा वैन पर लादकर अस्पताल की तरफ भागा। उसकी हालत बहुत खराब थी। मुंह से खून बह रहा था। जिस वक्त मैं उसे मिट्टी में दबा रहा था, पैरों से जो दबाव पड़ा, उसी दबाव से उसके मुंह से खून निकल आया। अस्पताल जाते हुए मैंने देखा वो अब कोई आवाज नहीं कर रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। हम जब उप जिला अस्पताल पहुंचे, ड्यूटी डॉक्टर दौड़कर आया। उसने देखा और कहा, इतनी मिट्टी क्यों लगी है? क्या हुआ ऐसे? ये तो मर चुकी है। डॉक्टर के मुंह से मर चुकी है सुनते ही मैं वहीं बेहोश हो गया। होश आया तो देखा मेरे हाथों में हथकड़ी है। पुलिस, प्रशासन सभी आ चुके थे। मुझे थाने ले जाया गया। वहां मुझसे पूछा गया कि सच सच बताओ क्या हुआ। मैंने सब बताया। कबीराज ने मुझे ऐसा करने को कहा था, सारा दोष उसी का है, मैंने तो बस उसकी बात मानी। पुलिस ने कबीराज से संपर्क किया, लेकिन उसने सब कुछ नकार दिया। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, ना ही ऐसा करने को कहा। मैंने कहा मेरे पास उसका दिया हुआ तावीज है। मैंने उन्हें तावीज दिखाया, लेकिन कोई साक्षी या सबूत नहीं था। कबीराज ने सब इनकार कर दिया और मेरा कुछ नहीं हो सका। मुझे जेल भेज दिया गया। अगर मेरी पत्नी कब्र में ही मर जाती तो शायद मुझे फांसी हो जाती, लेकिन मेरे माता पिता के अनुरोध और गवाही पर, और ये देखकर कि मैं अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करता था, मुझे सिर्फ 5 साल की सजा हुई, क्योंकि अदालत ने समझा कि मैंने मारना नहीं बचाना चाहा था। मेरी पत्नी अस्पताल में मरी थी, इसलिए उन्होंने मान लिया कि मौत बीमारी और हालत के कारण हुई। 5 साल जेल काटने के बाद मेरे माँ बाप मुझे घर ले आए। मैंने अपनी पत्नी की कब्र अपने घर के आंगन में ही बनवाई। आज भी दिन रात मैं उसी कब्र के पास बैठा रहता हूं। मैं उसे इतना चाहता था, इतना प्यार करता था कि किसी को बताना मुश्किल है। मेरी जिंदगी उस एक घटना ने तबाह कर दी। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। मैंने कभी दोबारा शादी नहीं की और करना भी नहीं चाहता। आज भी लोग कहते हैं रायहान ने अपनी बीवी को मार डाला। लोग मानते हैं कि मैंने उसे जिंदा दफन कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है मैंने उसे मारना नहीं, बचाना चाहा था। अगर मैं उसे मारना ही चाहता तो कब्र में तावीज क्यों रखता? आज भी सोचता हूं कबीराज ने मुझसे बदला लिया। मेरी बीवी मर गई, मैं जेल चला गया, लेकिन कबीराज आजाद घूम रहा है। ढाका, चटगांव, नोआखाली, हर जगह उसका चेंबर है। करोड़ों की दौलत है, पुलिस की सुरक्षा तक है।
और मैं अकेला सिर्फ अपनी बीवी की कब्र के पास जिंदगी काट रहा हूं। लोग मुझे अपराधी मानते हैं, लेकिन भाई मैंने सिर्फ मोहब्बत में उसे बचाने की कोशिश की थी। प्यार, अंधविश्वास और बदला, इन तीनों ने मिलकर 2 जिंदगियां खत्म कर दी। एक ने अपना प्यार खोया, दूसरी ने अपनी जान ही दे दी। ऐसी गलती कोई और न करे। याद रखिए, प्यार कीजिए लेकिन अंधविश्वास में नहीं। प्यार कीजिए जिम्मेदारी के साथ। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनने के लिए। फिर मुलाकात होगी एक नई अनकही कहानी के साथ अगले वीडियो में। खुश रहिए और संभल कर रहिए।